हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट जेआरएफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 जिसमें हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंपल से एग्जांपल से, जो कि क्या है हमारा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ट्रूथ टेबल में कितनी रोज होंगी। 2 की पावर आपको जितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 रोज होंगी। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 रोज होंगी। ठीक है, तो चलिए सिंपली देखते हैं ट्रूथ टेबल। नेगेशन ऑफ क्यू हमें पता है, जो हमारी क्यू की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू नेगेट हो जाएगी। देन पी और नेगेशन ऑफ क्यू। और की कंडीशन क्या कहती है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो कंडीशन फॉल्स रहेगी, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू रहेंगे। देन एंड की कंडीशन क्या कहती है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेंगे। देन इम्प्लाइज की कंडीशन क्या कहती है कि अगर पी क्या रहे मेरा ट्रू रहे एंड क्यू क्या रहे फॉल्स रहे, देन ये कंडीशन फॉल्स वाली हमारे पास क्रिएट होती है। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को देखा जाए तो फॉल्स वाली कंडीशन कहाँ पे क्रिएट हो रही है, दैट इज यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो ये कंडीशन कौन सी क्रिएट हो गई, फॉल्स वाली। देन यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, दिस कंडीशन इज फॉल्स। सो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कैसे होती है, नेगेशन की जो है सबसे हायर प्रेसिडेंस होती है, देन आपके एंड और की, देन कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल की। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ऐसे कोई एग्जांपल दे रखी है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज आर और एस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे हायर प्रेसिडेंस किसकी है, नेगेशन की सबसे हायर प्रेसिडेंस है। ठीक है, उसके बाद किसकी है, और की है, राइट। देन किसकी है, और एस की, एंड लास्ट में कैसे इवेलुएट होगा ये पूरी कंडीशन। मतलब जब ये कंडीशन हमें सॉल्व करनी होगी, हमें सबसे पहले नेगेशन पी को सॉल्व करना पड़ेगा, देन नेगेशन पी और क्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आर और एस को सॉल्व करना पड़ेगा, देन लास्ट में जो इम्प्लाइज वाली कंडीशन है वो हमारी सॉल्व होगी। देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। हमारे प्रोपोजिशनल लॉजिक की जो है अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैथमेटिक्स में इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। देन ये जो हमारी मैथमेटिक्स और साइंस में, या फिर जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गई, तो ये क्या होती है, इम्प्रिसाइज होती है और एम्बिगस होती है। मतलब आप कोई वर्ड बोलें, एम्बिगस का मतलब क्या है कि उसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लॉजिक यूज करते हैं तो इन स्टेटमेंट को हम लॉजिक से क्या कर सकते हैं, अनएम्बिगस बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज हो जाएंगी और साथ में उसमें एम्बिगिटी भी नहीं रहेगी। देन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जब हमें बतानी हो हार्डवेयर की या फिर सॉफ्टवेयर की, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए बिफोर उसकी डेवलपमेंट बिगिन हो सके। देन ये तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारे जो लॉजिक्स वहाँ पे यूज होते हैं। देन जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, वो देखते हैं, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इंग्लिश सेंटेंसेस को हम लॉजिक में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यू कैन असेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट ए फ्रेशमैन। हम इसको चाहे तो एक सिंगल लॉजिकल वेरिएबल से इसको क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इसका मीनिंग निकालने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूजफुल नहीं होगा। तो हम इसको अलग अलग प्रोपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने ले लिया लेट ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, यू कैन असेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। देन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, यू आर ए कंप्यूटर साइंस मेजर, एंड एफ विल रिप्रेजेंट यू आर अ फ्रेशमैन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ओनली इफ की कंडीशन कब आती है। ओनली इफ की कंडीशन हमारे पास आती है पी ओनली इफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे क्योंकि ए को लेट किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। देन ओनली इफ है तो इम्प्लाइज, देन इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, तो कंप्यूटर साइंस मेजर को हमने क्या लेट किया है, दैट इज सी, और का सिंबल आ गया ये, यू आर नॉट ए फ्रेशमैन, और यू आर फ्रेशमैन को हमने अगर एफ रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ एफ। इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा प्लीज, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो ये वाली एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपको पता है इसमें क्या करना है। अनलेस वाला जब केस आता है तो हमारे पास क्या होता है, क्यू अनलेस नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, और हमें पता है किसके बराबर होता है, पी
इम्प्लाइज क्यू के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने क्यू यहाँ पे क्या लेट किया, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर। तो यहाँ पे जब क्यू आएगा, हमारा क्यू क्या है, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। तो जब आंसर में हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, देन पी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, इन दोनों स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो आप ये एग्जांपल खुद से ट्राई कीजिएगा। देन सिस्टम स्पेसिफिकेशन में हम लॉजिक को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है एआई में जैसे हम सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज हमारी इम्प्रिसाइज है और एम्बिगस है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पे लॉजिक का यूज करते हैं। और जो हमारी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस है वो कैसी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दे शुड नॉट कंटेन कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा कि मतलब हम जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सही से डेवलप नहीं कर पाएंगे। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है हमें, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल। अब व्हेन वाली कंडीशन आ गई, तो व्हेन वाली कंडीशन हमें पता है क्या थी, दैट इज क्यू व्हेन पी, ठीक है। ये जितनी भी कंडीशंस हैं प्लीज इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पी को क्या डिनोट कर दिया, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट, एंड क्यू को हमने डिनोट कर दिया द फाइल सिस्टम इज फुल। तो यहाँ पे नेगेशन हमारा हो जाएगा पी का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज नॉट द केस दैट द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट, ठीक है। यहाँ फिर इसको और सिंपली क्या बोला जा सकता है, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। बुक में और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो प्लीज़ आप उन एग्जाम्पल्स को भी एक बार ट्राई कीजिएगा। देन बात करते हैं प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस की। तो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस में क्या होता है, ए कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन्स अगर ट्रूथ टेबल में उसकी सारी वैल्यूज जो हैं उस कॉलम में ट्रू 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 आ रही हैं, मीन्स दैट इज टोटोलॉजी। और अगर उस ट्रूथ टेबल के कॉलम में सिर्फ फॉल्स वैल्यूज आ रही हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्स्ड वैल्यूज रहेंगी, मतलब नाइदर ए टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मिक्स वैल्यूज होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पी और नेगेशन ऑफ पी, ये क्या है हमारा, ट्रू है, और नेक्स्ट कॉलम में क्या है, दिस इज फॉल्स। तो मतलब दिस इज टोटोलॉजी एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। सो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस क्या होती हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस होती हैं जब हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं, दैट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन है जब हमारे पास, और उसमें क्या हो, उनके जो ट्रूथ वैल्यूज हैं दोनों कॉलम्स में वो जब सेम होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। और ये कंडीशन क्या कहती है, दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू बी और क्यू इम्प्लाइज पी, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं सेम होंगी, तब वो क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। एंड उनको डिनोट करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अब जैसे ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ये क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसको हम लॉजिकली कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। हम कैसे इस चीज़ को दूसरे स्टेटमेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है कि कैसे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आई थिंक आप सबको ट्रूथ टेबल आता ही होगा, तो आप इसको आराम से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि 9-10 से हम ट्रूथ टेबल पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप आप सबको ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम आगे चलते हैं। जो हम P इम्प्लाइज Q की जगह हम यूज़ करते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये भी हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। और इस ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सेम है, दैट इज ट्रू, हेयर ऑल्सो ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू, मीन्स दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो ये कुछ लॉज हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। वो डायरेक्टली आपको एक लॉ दे देंगे और आपको पूछेंगे कि बताइए इसका नाम क्या है। सो ये आपको लर्न करना है। सो सबसे पहला जो लॉ है वो कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। अगर इसमें फर्स्ट लॉ देखें हम, ये कहता है P एंड ट्रू इज इक्वलेंट टू P। ये कैसे, मान लीजिए मैंने P की वैल्यू ले ली ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो वो किसके इक्वलेंट रहेगा, ट्रू के इक्वल। तो ट्रू जो है मैंने किसकी वैल्यू ली थी, P की वैल्यू ली थी, तो मीन्स ये किसके इक्वलेंट है, P के इक्वलेंट है, ठीक है।
वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वलेंट टू फॉल्स, ठीक है, तो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, p की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p। ओके, देन सेकेंड लॉ समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, p और फॉल्स इज इक्वलेंट टू p, मतलब p की वैल्यू पहले लेके चलते हैं ट्रू, तो p की वैल्यू जब पहले ट्रू लेंगे तो ट्रू और फॉल्स इज इक्वलेंट टू, अब और में हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हमारी क्या बन जाती है, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमने ट्रू ली है तो ये किसके इक्वलेंट हो गया, p के इक्वलेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ले लूँ और फॉल्स, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ये फॉल्स है, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है फॉल्स, तो ये किसके इक्वलेंट हो गया, p के इक्वलेंट हो गया। ओके, देन डोमिनेशन लॉ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ मैं साइड पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या ले हम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, सो ट्रू और ट्रू हमें पता है ट्रू के इक्वल होता है, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ फॉल्स और ट्रू, ये भी हमें पता है ट्रू के इक्वलेंट होता है। सो फर्स्ट लॉ हमारा होल्ड कर गया। देन सेकेंड की बात करते हैं, p एंड फॉल्स इक्वलेंट टू फॉल्स, तो मतलब मैं p की वैल्यू ट्रू लेती हूँ, ट्रू एंड फॉल्स हमें पता है ये फॉल्स के इक्वलेंट होता है, देन फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वलेंट टू फॉल्स, तो सेकंड वाला भी हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ, तो यहाँ पे क्या कहता है, दिस इज p और p इज इक्वलेंट टू p, तो चलिए p की वैल्यूज लेके देखते हैं। ट्रू और ट्रू पता है हमें ट्रू के इक्वलेंट है, फॉल्स और फॉल्स इज इक्वलेंट टू व्हाट, फॉल्स, तो मतलब यहाँ पे p की वैल्यू ट्रू थी, यहाँ भी ट्रू थी तो आंसर में भी ट्रू मिला, यहाँ पे फॉल्स थी, यहाँ पे फॉल्स थी तो आंसर में भी फॉल्स मिला। मतलब जब भी आप p और p करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके p के इक्वल होगी। तो अगर आपको कहीं भी आपको ऐसे सेंटेंस में सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप ये लॉजिकल इक्वलेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वाला, ये वाला लॉ देखते हैं, सेकेंड वाला, दिस इज p एंड p इज इक्वलेंट टू p। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ ट्रू, तो p की वैल्यू ट्रू ही है तो ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू ही होता है, और अगर मैं फॉल्स लेती हूँ, फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वलेंट टू फॉल्स, मतलब जहाँ जहाँ हमने p की वैल्यू जो जो रखी है हमें इक्वलेंट में भी वही वैल्यू यहाँ पे मिली है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है डबल नेगेशन लॉ क्या होता है, जैसे हम माइनस माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे माइनस समथिंग हमारे पास ये वैल्यू होती है तो हम इसको प्लस का डिनोट कर देते हैं, है ना, तो वैसे ही डबल नेगेशन लॉ भी काम करता है, दैट इज नेगेशन एंड नेगेशन, तो वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, विदाउट नेगेशन, ठीक है। फिर लॉजिकल इक्वलेंसेस जो हैं वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, p और q विल बी इक्वलेंट टू q और p। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके इसका प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। देन एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। आप प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छे से याद कीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत बार इस लॉ में जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, p की वैल्यू है हमारे पास a, देन और q की वैल्यू मैं ले लेती हूँ b एंड r की वैल्यू मैं ले लेती हूँ c। तो अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है तो यहाँ पे कैसे लगेगा, दैट इज a और b एंड a और c, ठीक है। सॉरी दिस इज और मैंने एंड डाल दिया, ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सो वैसे ही आप सेकंड वाला लॉ भी चेक कर सकते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं क्या है, a एंड b और c, ओके। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, a एंड b, बीच में आ जाएगा हमारा और, देन a एंड सी। आपको ये वाला जो साइन होता है ये हमेशा इन दो प्रोपोजिशंस के बीच में यूज़ करना है, और जो साइन सेंटर में दिया होता है ये यहाँ पे आएगा। ये जस्ट याद करने की टेक्निक में आप बता रही हूँ, आपको ऐसे मतलब और कहीं आपको समझाना नहीं है, ऐसे ये जस्ट लर्न करने की टेक्निक है। देन डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता ही है कैसे आता है, जो बाहर नेगेशन होता है अगर तो एंड के साथ नेगेशन दिया है तो वो और के साथ और दोनों के साथ चला जाता है, अगर और के साथ दिया है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा साइन एंड
दोनों के साथ नेगेशन आ जाएगा। देन एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, ये हम सॉल्व करके देखते हैं। P और P एंड Q ये इक्विवेलेंट है P के। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। P की वैल्यू मैं यहाँ पे लेती हूँ ट्रू और ट्रू, देन पहले हम Q की वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, राइट। तो T और ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, दिस इज ट्रू। तो हमने P की वैल्यू यहाँ पे ट्रू ली थी तो हमारे इक्विवेलेंट भी ट्रू आया है, मीन्स ये P के इक्विवेलेंट है। देन नेक्स्ट अब हम P की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, फॉल्स लेके चलेंगे। फॉल्स और फॉल्स एंड इस बार Q की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं, दैट इज ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू ये क्या हो जाता है, फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स। मतलब P की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी हमें आंसर में भी वैल्यू वही मिली है, तो मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, P के इक्विवेलेंट है। देन नेक्स्ट वाला भी आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ये सेम है, ठीक है। देन इस लॉ की बात करें, ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि अगर मेरे पास P की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है और मैं और कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो नेगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, और के लिए हमें पता है हमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो ये हो गया जी वैल्यू ट्रू के बराबर। और अगर यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू क्या हो जाए, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लूँ तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो मतलब आएगा ट्रू ही आंसर। देन एंड कंडीशन की बात करें, यहाँ पे ट्रू है एंड नेगेशन ऑफ P, तो मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स तो हमेशा फॉल्स के इक्विवेलेंट होता है। अब आप इसका वैसे वर्सा कर लीजिए, मतलब फॉल्स इस साइड ले लीजिए एंड तो ट्रू इस साइड आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस लॉ को कहा जाता है नेगेशन लॉ। तो इन लॉज को आप प्लीज याद करिए। देन ये कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पे उसके मतलब प्लेस पे यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो। देन ये वाली जो है बाई कंडीशनल के लिए यूज होती है। तो आप प्लीज इनको एक बार गो थ्रू कीजिए। अगर आपको इसकी इक्विवेलेंस देखनी है तो आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपको इसका पता चल जाएगा। देन सेटिस्फाइबिलिटी, प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी क्या कहती है, ए कंपाउंड प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यूज टू इट्स वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्टेटमेंट है जैसे कि P और Q इम्प्लाइज R ले लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये प्रूफ नहीं है, आप बुक में एग्जाम्पल देख सकते हैं। देन P और Q इम्प्लाइज R, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, बट इसका जो होल रिजल्ट है वो अगर मुझे ट्रू मिलता है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे सेटिस्फाइबिलिटी है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ट्रूथ टेबल कोई कंस्ट्रक्ट करें और वहाँ पे अगर कोई भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, कुछ भी वैल्यूज़ हैं, पर जब वो उसका आंसर दे रही हैं, अगर वो आंसर ट्रू दे रही हैं तो मतलब वो क्या है, प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी वहाँ पे होल्ड कर रही है। और जब ऐसी कोई असाइनमेंट वहाँ पे अक्कर करती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। और अगर वहाँ पे ऐसी कंडीशन अक्कर नहीं करती है तो हम क्या कहते हैं, जो वो क्या है, दैट इज अनसेटिस्फाइबल। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स करेंगे। सो तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।